हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9 विज्ञान चैप्टर नंबर 9 है बल व गति के नियम। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और इसमें हम बल के बारे में पढ़ेंगे और बल के प्रकार कितने होते हैं बेसिकली उसके बारे में देखेंगे और साथ ही गति के जो नियम हैं जिसमें हमने पढ़ना है जड़त्व का नियम जो है, उसके बाद में हमने पढ़ना है संवेग संरक्षण का नियम और थर्ड जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। ये न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किए गए थे तो उसको हम विस्तृत रूप से उदाहरणों के माध्यम से इसको समझेंगे और जितना आपको सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यदि कहीं पे सूत्र की व्युत्पत्ति दे रखी तो उसको भी हम इसमें करने का प्रयास जो है वो करने वाले हैं। तो चैप्टर है बल और गति के नियम। अब बल और गति क्या है तो हम देखते हैं कि भाई कोई भी प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर जाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, फोर्स उसके ऊपर लगाना पड़ता है। जैसे मेरे पास मार्कर है तो उसको मैं यहाँ पड़ा है तो उसको उधर लेके जाऊँगा तो बल लगाना पड़ता है। गाड़ी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आती है तो उसको भी क्या करना पड़ता है, बल जो है वो लगाना पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं तो उसको हमें देखना है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि बल वाकई में है क्या, बल या फोर्स। तो बल को हम परिभाषित करें तो हम लिख सकते हैं कि धक्का या खिंचाव। धक्का या खिंचाव क्या है, बल है। यदि बेसिकली सीधी से इसकी परिभाषा लिखें तो किसी वस्तु के धक्का लगाना वो बल है या किसी वस्तु को खींचना वो भी क्या है, एक बल है, ठीक है। अब उसमें हम देखते हैं यदि इसको परिभाषा लिखें तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर धक्का लगाते हैं या उसको खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद में यदि हम और इसको परिभाषित करें तो हम लिख सकते हैं आकर्षण या अभिकर्षण। आकर्षण या अभिकर्षण, आकर्षण और अभिकर्षण या अपकर्षण। अभिकर्षण का मतलब होता है खींचना या अपकर्षण। तो अपकर्षण का मतलब होता है धक्का देना, क्या कहलाता है, बल कहलाता है, धक्का देना। तो ये सब क्या कहलाते हैं, बल कहलाता है। तो आकर्षण, अभिकर्षण और अपकर्षण ये सब सम्मिलित रूप से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, बल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब हम करते हैं बल की व्याख्या। यदि करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं बल की व्याख्या। तो बल की व्याख्या जो है उसको करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो जब हम बात करते हैं कि यदि हम विरामावस्था में हैं तो उसे गतिशील बनाने के लिए क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। जैसे मान लो एक वस्तु है यहाँ पे, ये विराम अवस्था में है। किस अवस्था में, विराम अवस्था में। अब इस विरामावस्था से उसको गति में लाते हैं तो गति में लाने के लिए उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, सीधी सी बात है। और यदि कोई वस्तु पहले से गति कर रही है या गति करती आ रही है तो उसके ऊपर भी बल लगाते हैं। तो बल लगा के उसको किस अवस्था में लेके आ जाते हैं, विराम अवस्था में उसको वस्तु को लेकर आ जाते हैं, ठीक है।
या हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु को गतिशील करने के लिए या किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील करने के लिए या गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में लाने के लिए उसके ऊपर या तो खिंचाव बल लगाते हैं और या उसको धक्का मारते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक उदाहरण है। तो हम इसको बोल सकते हैं, जैसे एक उदाहरण की बात करें, जैसे एक स्प्रिंग है या फिर रबड़ बैंड है, या तो स्प्रिंग है या फिर रबड़ बैंड है, उसको खींचते हैं। जैसे हमारे पास कोई रबड़ है, उसको खींचते हैं तो खींचते से उसमें तनाव आ जाता है और वो खिंच जाता है, फैल जाता है। किसके कारण? बल के कारण। ठीक है, अर्थात उसका आकार बदल जाता है। उसी प्रकार जब एक बैलून हमारे पास है, उसको दबाते हैं तो दबाने से उसका आकार क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अतः हम स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, किसमें? स्थिति में परिवर्तन, और किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन और किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन जब लेके आते हैं तो उसे या तो वस्तु को धक्का दिया जाता है और या फिर उसमें तनाव अर्थात खींचा जाता है। या तो उस वस्तु को धक्का मारते हैं या उसमें तनाव देते हैं, उसको खींचते हैं, जिससे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अतः हम बोल सकते हैं कि धक्का देना या खिंचाव करना ही क्या है? बल है। तो हमने पहले भी देखा था, किसी वस्तु को धक्का देना या खिंचाव करना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अर्थात बल क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। ध्यान रखना, इसमें बल क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बल है एक भाववाचक संज्ञा, अर्थात बल को देख, सूंघ और स्पर्श नहीं कर सकते। ना तो बल को देख सकते हैं, ना ही बल को सूंघ सकते हैं और ना ही बल को स्पर्श कर सकते हैं। देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं और ना ही जो बल है उसको स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। बल को केवल और केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इसे ना तो देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, और केवल इसे महसूस कर सकते हैं। अगला पॉइंट होगा बल के लिए आवश्यक घटक। तो बल के लिए कौन कौन से घटक आवश्यक होते हैं? तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा बल के अंदर, वो है बल के लिए आवश्यक घटक। बल के लिए आवश्यक घटक। तो बल के लिए कौन कौन से घटक आवश्यक होते हैं? तो सबसे पहले जो घटक है वो पहला घटक है दो वस्तुएं। दो वस्तुएं, और दो वस्तुएं हैं, उनके मध्य अन्योन्य क्रियाएं होनी आवश्यक है। ठीक है, दो वस्तुएं चाहिए। एक वस्तु जिस पर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। एक वस्तु तो वो होनी चाहिए जिसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी वस्तु है जिसके द्वारा बल लगाया जाता है। दूसरी वस्तु जिसके द्वारा बल लगाया जाता है। एक वस्तु है जिस पर बल लगाते हैं और एक वस्तु है जिसके द्वारा
बल लगाया जाता है, तो पहली कंडीशन आपको ये ध्यान में रखनी है, बल के लिए शर्त के रूप में, आवश्यक घटक के रूप में। सेकंड आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों वस्तुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाएं होनी आवश्यक है। वस्तुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाएं आवश्यक है। जो भी अन्योन्य क्रियाएं हैं वो वस्तुओं के मध्य होनी चाहिए, वो आवश्यक होती है वस्तुओं के मध्य। और जब ये दोनों स्थिति हैं तो बल है उसके लिए आवश्यक घटक ये अनिवार्य होते हैं। अब आते हैं बल के प्रकार। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है बल के प्रकार। अब बल है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। तो बल जो है वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संतुलित बल, संतुलित बल, और सेकंड होता है असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे संतुलित बल। अब ये संतुलित बल होता क्या है, इसे किसे कहते हैं? तो संतुलित बल का मतलब है कि वैसा बल जो किसी पिंड पर विपरीत दिशाओं में समान रूप से लग रहा है, ऐसा बल जो किसी पिंड पर विपरीत दिशाओं में समान रूप से लग रहा है, कौन सा बल कहलाता है? संतुलित बल कहलाता है। विपरीत दिशाओं में दोनों दिशाओं में समान रूप से कार्यरत है, संतुलित बल कहलाता है। जैसे मान लो एक पिंड ये है, एक बल तो इस साइड में लग रहा है और एक इस साइड में लग रहा है। ये जैसे 10 न्यूटन का है और ये भी 10 न्यूटन का है, तो दोनों समान है, इसका मतलब ये क्या है? संतुलित बल होता है, ठीक है। तो आपको एक ये बात ध्यान में रखनी है, संतुलित बल जो होता है वो किसी पिंड जो विराम अवस्था में है उसको गतिमान नहीं कर सकता। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पिंड खड़ा है, उसके ऊपर 10 इधर से लग रहा है और 10 न्यूटन जो है वो इधर से लग रहा है। अब दोनों स्थितियों में जो बल समान लगता है, उस स्थिति में वस्तु है उसकी विरामावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वस्तु जहाँ पे रखी है सेम वो वहीं पे ही रहेगी, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन है वो नहीं होता है, ठीक है। अर्थात वो गतिमान नहीं होती है, अर्थात उस वस्तु की अवस्था में किसी प्रकार का जो परिवर्तन है वो देखने को नहीं मिलता है, या वस्तुएं हैं वो गति नहीं कर पाती है। तो आपको एक ये जो मुख्य बात है वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सेकंड हम पढ़ते हैं, वो है हमारा पॉइंट है असंतुलित बल। तो संतुलित बल है जो किसी पिंड पर विपरीत दिशाओं में समान रूप से लगता है, और दूसरा है असंतुलित बल। ये असंतुलित बल क्या होता है? अब इसका मान जो होता है वो दोनों दिशाओं में समान नहीं होता है, एक दिशा में अधिक होता है और एक दिशा में कम होता है। और जिस दिशा में अधिक होगा जो वस्तु है उसकी गति उसी दिशा में होगी, और जिस दिशा में कम होगा तो वो वस्तु है उसकी गति उस दिशा में नहीं हो पाती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वस्तु है उसकी दोनों दिशाओं में जिस दिशा में अधिक बल लग रहा है वस्तु की गति उसी दिशा में होती है। तो हम असंतुलित बल को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? जो किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में
असमान रूप से लगता है वह बल जो किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में असमान रूप से लगता है। विपरीत दिशाओं में किसी वस्तु पर वह बल जो असमान रूप से लगता है उसे असंतुलित बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो कौन सा बल कहलाएगा? वो असंतुलित बल कहलाता है। ठीक है। और असंतुलित बल की स्थिति में जो वस्तु है, हमने पहले भी चर्चा की कि जिस दिशा से अधिक बल लगेगा, जैसे मान लो ये वस्तु है, इधर से उसमें 10 न्यूटन लग रहा है और इधर से 5 न्यूटन लग रहा है, तो ये बल कौन सा हो गया? असंतुलित बल हो गया। और वस्तु है जिस दिशा से अधिक बल लग रहा है, अर्थात 10 न्यूटन ए दिशा में लग रहा है, उसको आप मान लो बी दिशा, तो ए दिशा में वस्तु में अधिक बल लग रहा है, तो वस्तु एक की तरफ क्या होगी? गति करेगी, अर्थात वो उसकी दिशा में गतिमान होती है। अब कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को जो बलों के माध्यम से हम किस प्रकार से जो है वो परिभाषित कर सकते हैं, तो वो इसमें देखते हैं। कुछ उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है, कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं कि भाई जैसे फर्श या ज़मीन पर एक लकड़ी के बक्सा है। जैसे हमारे पास ये कोई फर्श है या ये हमारे पास कोई ज़मीन है। ठीक है, ये फर्श है, इसके ऊपर हमारे पास के एक बक्सा है। किसका? लकड़ी का बक्सा। और यहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं? उसके ऊपर बल आरोपित करते हैं। ये बक्सा है और इस बक्से को कुछ लोग धकेलते हैं या कुछ लोग इसके ऊपर बल आरोपित करते हैं, उसको खिसकाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब इस बक्से पर 2 बल कार्यरत होंगे। अब वो बल कौन कौन से होंगे? इस बक्से पर 2 बल कार्यरत होंगे। अब वो दोनों बल कौन कौन से हैं? अब ध्यान से देखना इसको, इसी बक्से के ऊपर। जैसे एक बल जो लोग खिसकाने के लिए लगाते हैं। अब देखो, एक तो यहाँ पे व्यक्ति है, तो फर्स्ट बल है एक बल जो बक्से को खिसकाने के लिए लोगों द्वारा लगाया जाता है। तो इधर से इसके ऊपर बल लगाते हैं व्यक्ति, खिसकाया जाता है। उस स्थिति में जो बल लगता है, एक बल तो वो है। ठीक है। और सेकंड एक बल और इसके ऊपर कार्यरत होता है, वो फर्श और बक्से के बीच कार्यरत होता है। सेकंड बल जो होता है फर्श व बक्से के बीच। ठीक है। अब ये तो क्या है, यहाँ पे फर्श है और ये है बक्सा। इन दोनों के बीच एक बल लगता है जो विपरीत दिशा में होता है। फर्श व बक्से के बीच बक्से को खिसकाने में विपरीत दिशा में लगने वाला बल। ठीक है।
तो एक तो वो होता है कि बक्से को यदि हम खिसकाएंगे तो उस स्थिति में बल लगता है, और सेकंड जो होता है कि फर्श और बक्सा जो होता है उसके बीच में जब इसको खिसकाते हैं तो उसके बीच में बल लगता है। अब वो बल कौन से हैं? जैसे व्यक्ति जो है वो उसको हाथ से खिसकाते हैं, तो हाथ से खिसकाते हैं तो हाथ से खिसकाने पर कौन सा बल लगता है? पेशी बल लगता है। व्यक्तियों द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? पेशी बल लगाया जाता है। और ये फर्श और बक्सा है, जब इनके मध्य आपस में रगड़ होती है तो उस स्थिति में कौन सा बल लगता है? घर्षण बल लगता है। ठीक है, अब दोनों स्थिति में एक तो पेशी बल लगता है और एक लगता है घर्षण बल। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति द्वारा लगाया गया पेशीय बल फर्श और बक्से के बीच में लगने वाले बल के मान से अधिक हो। ध्यान से सुनना, व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल और फर्श और बक्से के बीच या उसके मध्य में विपरीत दिशा में लगने वाले बल, इन दोनों में से जिसका मान अधिक होगा स्थिति उसके अकॉर्डिंग होगी। जैसे मान लो व्यक्ति है, उसके द्वारा लगाया गया बल अर्थात पेशी बल का मान इस घर्षण बल से क्या है? अधिक है। तो अधिक है तो बक्सा क्या होगा? खिसक जाएगा। और उस व्यक्तियों द्वारा लगाए गए पेशी बल का मान फर्श और जो बक्सा है उसकी सतह के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उस बल से इस पेशी बल का मान क्या हो? कम हो। तो उस स्थिति में जो बक्सा है वो बिल्कुल नहीं खिसकता है, अर्थात विराम अवस्था में ही बना रहता है। अतः हम बोल सकते हैं कि ये एक असंतुलित बल होता है। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने की स्थिति में, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने की स्थिति में, जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है उस स्थिति में उस वस्तु उस तरफ गतिमान हो जाती है जिस दिशा में बल अधिक रखता है। वस्तु उस तरफ गतिमान हो जाती है जिस तरफ बल अधिक लगता है। बल क्या लगेगा? अधिक लगेगा, और वस्तु उस तरफ क्या हो जाती है? गतिमान हो जाती है। तो आपको ये कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं गैलीलियो और गति के नियम। ठीक है, तो उसको हम कुछ पार्ट्स देखते हैं। उसके बाद में गति के जो मुख्य नियम हैं जो न्यूटन ने दिए थे, कौन कौन से नियम हैं उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले गैलीलियो ने भी गति से संबंधित कुछ अवधारणाएं वो प्रस्तुत की थी। उन्होंने क्या कहा था? तो गैलीलियो तथा गति के नियम। गैलीलियो तथा गति का नियम। ठीक है, अब देखना इसमें किसी वस्तु को, जैसे मान लो ये यहाँ पे कोई वस्तु है और ये क्या है? सतह है। यहाँ पे कोई वस्तु है। तो गैलीलियो ने क्या बताया था कि यदि किसी वस्तु को आनत तल पर गति चलाई जाती है, ये तल कौन सा है? आनत तल। ये फर्श है उसकी सतह, और ये वस्तु का आनत तल, और ये यहाँ पे क्या है? ये कोई वस्तु है। जब किसी वस्तु को आनत तल पर गति करवाते हैं तो गैलीलियो ने इस गति को देखा और ये बताया, क्या बताया? निष्कर्ष निकाला
कि जब कोई वस्तु के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो, अर्थात बाहर से कोई बल कार्य नहीं करता हो, तो वस्तु एक निश्चित दिशा में गति करती रहती है। जैसे ये है, उसके ऊपर ये गति करती आ रही है, उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो, तो वस्तु एक निश्चित दिशा में क्या करती चली जाएगी, गति करती चली जाती है। अतः असंतुलित बल के शून्य होने की स्थिति में एक वस्तु जो है वो निरंतर गतिमान होती है। असंतुलित बल के शून्य होने की स्थिति में वस्तु निरंतर गतिमान होती है या गतिशील होती है। जब असंतुलित बल शून्य हो, उस स्थिति में जो वस्तु है वो लगातार या निरंतर क्या होती है, गतिमान होती है। ठीक है, परंतु वास्तव में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना असंभव है। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि असंतुलित बल जब शून्य होगा इसके ऊपर, तो वस्तु निरंतर गतिमान होती रहती है। लेकिन वास्तव में असंतुलित बल जो है उसको शून्य करना इम्पॉसिबल है, उसको शून्य करना या प्राप्त करना कठिन है। अतः ये क्यों होता है, क्योंकि जब वस्तु गति करती है तो उस स्थिति में उस वस्तु के ऊपर विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसे घर्षण बल बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे वस्तु है, ये अनतल पर गति कर रही है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि ये गति करती जाएगी, तो इसके विपरीत दिशा में जो असंतुलित बल है वो शून्य होने की स्थिति में, लेकिन असंतुलित बल को शून्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब वस्तु गति करती है तो उसके विपरीत दिशा में एक घर्षण बल जो है वो भी कार्यरत होता है। तो घर्षण बल जब कार्यरत होगा तो उस स्थिति में जो है वो वस्तु है वो सीधी रूप से गति नहीं कर पाती है, अर्थात उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। और वस्तु है वो कुछ दूरी के ऊपर चलने के पश्चात स्वतः ही रुक जाती है, अपने आप ही रुक जाती है। तो इस प्रकार जो है वो आज के इस वीडियो में हमने बल क्या है, बल के लिए कौन कौन सी घटनाएं आवश्यक है, और बल व गति के नियम अर्थात गैलीलियो और गति का नियम क्या है, तो उसको हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा समझा। और हमारा जो अगला वीडियो आएगा तो उस वीडियो के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे उसमें हम गति के जितने भी नियम हैं, न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित नियम जो गति के दिए थे, उन नियमों को हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं।